नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में और आज से आने वाली 3-4 दिन की क्लासों में आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। वो इस कारण है क्योंकि अब अपन कक्षा 10 की इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं भैया दुर्ग। ठीक है, और दुर्ग जब पढ़ना तो ध्यान ध्यान है कि सद सत्य के आवे इतिहास, और इतिहास जब आता है तो विद्यार्थियों का जो है इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और दुर्ग जब आते हैं पढ़ने में तो सवालों के आने की संख्या बढ़ जाती है। तो ये स्थापत्य और विविध आयाम का पार्ट 2 है, और इस पार्ट 2 के माध्यम से अपन जो है 5 दुर्ग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद में आगे और पढ़ेंगे। आरबीएससी का तो अपन एक भी शब्द नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन आरबीएससी में जो नहीं दिया है वो भी तो पढ़ना पड़ेगा। सवाल तो कहीं से भी बन सकते हैं, जो बने हैं वो वाले भी थोड़े से कवर करेंगे। तो भैया शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, नियमित रहना, ये बात पक्की ध्यान में रखनी है। देखो सब पहली पहल जो आप किलो पढ़ोनी वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बारे में तो कहा भी जाता है कि भाई साहब गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, क्योंकि ये किलों के अंदर सबसे जबरदस्त किला है, इसलिए कहा जाता है भाई साहब गढ़ देखना तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो गढ़ैया है। अब ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, इस पे गुहिल वंश का आधिपत्य रहा है अधिकांशतः। कुछ समय जैसे अलग अलग लोगों के अधिकार में भी गया है। ठीक है, कुछ समय जैसे कि परमार वंश के अधिकार में भी रहा, कुछ समय जो है मुगलों का थोड़े दिन जो है अधिकार रह गया। ठीक है, अफगानों का अधिकार रह गया कुछ समय, लेकिन अधिकांश तक गुहिल वंश के ये अंदर स्थापत्य मतलब आधिपत्य में रहा है। देखो इसका निर्माण यदि अपन बात करें तो मौर्य शासक चित्रांग ने करवाया था। कई जगह इनका नाम चित्रांगद मौर्य मिलता है, कई जगह चित्रांग मौर्य मिलता है। तो इसको पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी इसकी जानकारी को और अच्छे से जान लेते हैं कि भाई साहब चित्तौड़ में थाने और क्या क्या मतलब पहले ध्यान रख लेनी है। तो बात करा अपा चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिला भी है। अपन इसके निर्माण की बात करें सबसे पहले कि इसका निर्माण कब हुआ है या निर्माण इसका किसने करवाया है, तो इसका निर्माण करवाया है चित्रांग मौर्य। ठीक है, चित्रांग मौर्य ने करवाया। अब कई जगह चित्रांग मौर्य लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा? चित्रांग मौर्य लिखा मिलेगा। तो ये वही है, चित्रांग मौर्य कह दो या चित्रांग मौर्य कह दो, एक ही बात है। देखो मौर्यों द्वारा निर्माण किए हुए 2 किले हैं राजस्थान के अंदर। एक तो है आपके चित्तौड़गढ़ और एक है कुंभलगढ़। अब थे कहो कुंभलगढ़ तो के गुरुजी कुंभा करायो, अरे कुंभा तो पुनर्निर्माण करायो है। कुंभलगढ़ दुर्ग रो निर्माण भी संप्रति करायो है, संप्रति भी मौर्य था। ठीक है, और पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया है। 1448 में शुरू किया, 58 में पूरा हुआ कुंभलगढ़। यहाँ पे करवाया है इसका चित्रांग मौर्य ने। तो फिर इसका नाम जो रख दिया उसने, वो रख दिया चित्रकूट। क्या रखा? चित्रकूट नाम रखा। और चित्रकूट ही अभ्रंश बन के बाद में जो है चित्तौड़ नाम हो गया इसका। क्या हो गया? चित्तौड़ नाम। फिर बापा रावल जैसे गुहिल वंश की स्थापना करते हैं, आदि पुरुष माने जाते हैं, वो जो है इसको मान मौर्य से जीतते हैं। बापा रावल किससे जीतते हैं? मान मौर्य से जीतते हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर बापा के बाद में जो है ये इनके आधिपत्य में रहा। बापा रावल इसे मान मौर्य, मान मौर्य कौन? मौर्य शासक, मान मौर्य से जीतते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। अब देखो सबसे पहला विदेशी आक्रमण पूछे इस पे कि सबसे पहला आप बताओ कौन सा है सबसे पहला विदेशी आक्रमण चित्तौड़गढ़ पे किसने किया? तो अधिकांश लोग क्या कहते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, लेकिन सबसे पहला इस पे आक्रमण किया अफगान शासक था एक मामू। किसने किया? अफगान शासक मामू ने किया है। भाई साहब मामू करियो है, कौन करियो है? मामू ने सबसे पहला इस पे आक्रमण किया है, विदेशी आक्रमण की यदि अपन बात करें। ये मेसा के पठार पे बना हुआ है। ये किस पे है? मेसा के पठार पे, मेसा के पठार पर स्थित है। अब देखो मेसा के पठार पे, मेसा के पठार की ऊंचाई अलग अलग मिलती है। 616 मीटर भी मिलती है, 620 भी मिलती है, 640 भी मिलती है, लगभग 600 मीटर है ये मान के चलें। ये आपको ध्यान रखना है कि लगभग इतनी है। गंभीरी और बेडच नदी जो है इसके किनारे से बहती है ना। इसके अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, 7 पोल है इसकी। सबसे पहली पोल पाडन पोल है और सबसे अंतिम पोल राम पोल है। ठीक है, क्या है इसके अंदर? 7 पोल है, 7 पोल है। पहली
पाडनपोल और अंतिम रामपोल। अच्छा ये पूछ ले कि इसका आकार कैसा है भाई साहब, इसका आकार आप लोगों को पूछ ले तो आकार ध्यान रखना व्हेल मछली के समान है। कैसा है? व्हेल मछली के समान है। और अपन बात करें, ये तो हो गया, ठीक है। और बात करते हैं कि ये जो है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। दूसरे नंबर पे आता है जैसलमेर का किला, दूसरे नंबर पे आता है जैसलमेर का किला। अब देखो इतनी सारी जानकारी, ये क्या है? ये बेसिक है सारा का सारा, ये बेसिक है। अब जैसे जैसे अपने स्लाइड्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को और जानकारी दूंगा, चित्रों के माध्यम से सीखना भी आसान हो जाएगा। इस पे 3 साके हुए हैं, इस पे जो है 3 साके हुए हैं। साकों की संख्या कितनी है? साके 3 हुए हैं। 3 के अंदर सबसे पहला जो है आप लोगों को ध्यान रखना है रतन सिंह के समय, रतन सिंह के समय 1303 के अंदर। कब हुआ है? 1303 के अंदर। फिर हुआ है विक्रमादित्य के समय, विक्रमादित्य के समय 1534-35 की बात है, 34-35 की बात है। बाघ सिंह ने नेतृत्व किया था यहाँ पे। फिर हुआ है उदय सिंह के समय। कब हुआ है? उदय सिंह के समय हुआ है। उदय सिंह के समय हुआ है 1567-68 की बात है, 67-68 की बात है। और यहाँ याद नहीं रहनी तो एक ट्रिक बताऊं, रवि उदय, रवि उदय ये क्रम है। र से रतन सिंह, वी से विक्रमादित्य, उ से उदय सिंह, ये क्रम है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये बताया भाई साहब आप लोगों को पूरा ही बेसिक। अब देखो पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन, ठीक है। पहली स्लाइड की तरफ परिचय देखिए, राजस्थान के गिरि दुर्गों में आता है। अब इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को दुर्गों की 9 कैटेगरी बताई है, सारी की सारी कौन सा दुर्ग कौन सी कैटेगरी में जाएगा वो ध्यान रखना है। तो ये आता है गिरि दुर्गों की कैटेगरी में। सबसे प्राचीन और प्रमुख दुर्ग माना जाता है और राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को विशेष तौर पे। और यहाँ भी गौरव शब्द आए तो थान याद रहे थे, बोलने वाला हो कौन। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये मेसा के पठार पे स्थित है। ये कहाँ है भाई साहब? ये है मेसा के पठार पे। मेसा के पठार के बारे में क्या क्या पढ़ने को मिलता है? 616 मीटर भी पढ़ने को मिलता है, 620 मीटर भी पढ़ने को मिलता है और 640 मीटर भी पढ़ने को मिलता है। इसकी ऊंचाई के बारे में यदि अपन बात करें, ठीक है। ठीक है, सामरिक महत्व देखिए, दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इसका विशेष सामरिक महत्व रहा है। दिल्ली है, दिल्ली से जाना है मालवा, मालवा कहां है? एमपी के अंदर। दिल्ली से जाना है गुजरात, ठीक है। बीच में चित्तौड़गढ़ किला पड़ता है, यानी कि भाई चित्तौड़गढ़ वाला अगर तगड़ा है नहीं तो दिल्ली, यानी दिल्ली में क्या है? मुगलों का स्थापत्य रहा, कभी दिल्ली सल्तनत में जो है अलग अलग वंशों ने शासन किया, वहां से इनको यहाँ पे जाना है, बीच में चित्तौड़गढ़ आता है। तो इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है और इसके बारे में एक उक्ति है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गड़ैया, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट आगे बढ़ा और देख लो चित्तौड़गढ़ रो फोटो है, बीच में विजय स्तंभ दिखी, थानकीर्ति स्तंभ दिखी, अंदर जो है कुंड है, अंदर लिविंग फोर्ट है। 50,000 लोग इसके अंदर निवास कर सकते हैं। कितने? 50,000 लोग इसके अंदर रहते हैं और इसके अंदर घर बने हुए हैं सारे अलग अलग। आप इसके अंदर घूमोगे, मैं अभी जाके आया था कुछ समय पहले, अंदर घूमोगे आपको पता ही नहीं लगेगा अपन किले में घूम रहे हैं या किसी शहर में घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं। अंदर घर है, गलियां हैं, दुकानें हैं, छोटे मोटे बाजार, मतलब इस तरीके से बने हुए हैं सारे के सारे कि अपन लगता है अपन तो कहीं गांव में ऐसे घूम रहे हैं। किले के अंदर तो वाली फीलिंग ही नहीं आती है। 7 पॉल है इसके अंदर, वो ध्यान रखनी है। अब ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट में थोड़ी मतलब इसका भी लेना चाहते हो तो ले लो, मैंने उस समय मौका नहीं दिया था। चलो अब देखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, मेवाड़ के इतिहास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार। अच्छा ओ बताओ टावरो मैंने जो शब्द आवे ज्यादा था दिमाग में आना चाहिए, वीर विनोद रा रचयिता कौन था? तो इन्हें कवि राजा की उपाधि दी गई, इन्हें कवि राजा कहा गया और ये थी श्यामल दास। श्यामल दास ये किसके समय थे, कोई बता सकता है? आप में से कोई शूरवीर योद्धा ऐसा जो ये सवाल का उत्तर बता सके? ये थे भाई साहब सज्जन सिंह जी के समय। शंभू सिंह जी और सज्जन सिंह जी दोनों ही ध्यान में रखने। एक बार सज्जन सिंह जी बतायो तो एग्जाम में आ गयो शंभू सिंह,
तो शंभू सिंह जी, सज्जन सिंह जी दोनों ध्यान रखना। कवि राजा श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने इस किले को बनवाया था। मूल नाम राजा चित्रांग ने अपने नाम पर इसका नाम क्या रखा? चित्रकूट रखा, जो बाद में बदल के चित्तौड़ हो गया। यही चीज मैंने आप लोगों को बता दी। तो चित्रकूट से चित्तौड़ नाम की पीछे कारण क्या है? चित्रांग मौर्य द्वारा निर्माण करवाना। अब गुहिल राजवंश, मेवाड़ का गुहिल राजवंश के संस्थापक बापा रावल ने 8वीं शताब्दी में इसे जो है अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर जीता था। ये आपके आरबीसी में दे रखा है हूबहू। तो बापा रावल ने मान मौर्य को हरा के चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया, तब से ये गुहिल वंश के अधिकार में रहा है। अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब, इसने इस दुर्ग पर अधिकार करके इसका नाम खिजराबाद रखा है। अब इसने अधिकार कब किया है? मैंने आप लोगों को बताया 1303 के अंदर। और इसमें पीछे रतन सिंह और रानी पद्मिनी वाली कहानी, राघव चेतन, है ना, सिंहल दीप, सारा ही पढ़ा चुका हूं। रावल रतन सिंह, ये राणा रतन सिंह नहीं है, रावल रतन सिंह है। फिर बाद में राणा शाखा बाद में आती है। 1303 के अंदर तो अलाउद्दीन खिलजी इस पे अधिकार करता है और अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे इसका नाम रखता है खिजराबाद। ठीक है। और फिर बाद में 1326 में राणा हमीर जो है वो इसको वापस अधिकार में लेते हैं और फिर से राणा शाखा का यहाँ पे जो है वंश आगे बढ़ता है। ठीक, इतिहास से अपन लिंक कर रहे हैं ताकि आप लोगों के ये ठीक से दिमाग में बैठ जाए। लो स्क्रीनशॉट लो एक बार, मैं गलत कर लूं जीते। देखिए, अब आते हैं अपन यहाँ पे जौहर और केसरिया। देखो टाबरो, जो नया टाबर है बे थोड़ा ध्यान दो। केसरिया और जौहर दोनों चीजें जब हो जाती है तो वो कहलाता है साका। अब साका कोई साधारण घरों के अंदर नहीं होता है, ये राजा महाराजाओं द्वारा किए जाते हैं जो किलों को बचाने के लिए होता है। क्या होता है कि जब दुश्मन सेना आक्रमण करती है और जो जिस जगह पे आक्रमण करती है वहां के राजा के पास में जीतने की कोई उम्मीद नहीं बचती है, तब क्या करते हैं कि राजा और जितने भी सामंत होते हैं या योद्धा होते हैं वो ये तय कर लेते हैं कि अब भाई साहब जितने मार सकते हैं उतने मारेंगे और उसके बाद में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो केसरिया बाना धारण करके और फिर वो जो है रणभूमि में कूद पड़ते हैं। पीछे महिलाएं, ज्यादातर क्षत्राणियां हुई इसके अंदर, पीछे महिलाएं जो भी हुई है उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, क्या भाई दुश्मन यदि जीत ले तो जो है अपार सतीत्व छेड़छाड़ कर सके और उनके हरम में रख सकते हैं गुलाम बना के, दासी बना के, तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। तो वो जौहर कुंड होता है एक दुर्ग के अंदर बना हुआ, उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और पूजा पाठ और रस्मों रिवाज के बाद में उसके अंदर अपने आप को वो समर्पित कर देती है। यानी कि जीते जी दुश्मनों के हाथ में नहीं आना, जौहर कुंड में कूद जाना और अपनी लीला को समाप्त कर लेना, ये जौहर होता है। जब ये दोनों चीजें मिल जाती है तो उसे कहा जाता है साका। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि साका तो हुआ ही, मतलब पूरा साका तो हुआ ही नहीं, आधा साका हुआ, केसरिया हो गया और जौहर नहीं हुआ, या जौहर हो गया केसरिया नहीं हुआ? तो क्या कभी ऐसा भी हुआ? बिल्कुल हुआ है ऐसा। जैसलमेर अपने 2.5 साकों के लिए जाना जाता है, 2 साके वहां पे पूरे हुए हैं और 1 साका वहां पे अधूरा हुआ है, इसलिए 2.5 साकों के लिए जैसलमेर जाना जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ये बेसिक है। ये चीजें क्या है, सीखने के उद्देश्य से, क्योंकि मन ध्यान है ते कई जना जो है सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ रे टाइप रहो के थाने सब चीजें आवे, लेकिन थारा भाई छोटा छोटा वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जेडा भी आया है, जाने जी अनुभव लेना बाकी है, तो बाने बतानी पड़े चीजा, माने तो सभी चीजा देखनी पड़े कि हाँ भाई ए भी है, ए भी है। एक कोच के लिए तो सभी को बराबर रखे और फिर जो है उनको पढ़ाना पड़ता है। तो एज ए कोच यहाँ पे मैं आप लोगों को लीड कर रहा हूं कि आप लोगों को सिलेक्शन के लिए ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए चित्तौड़ का किला इतिहास के 3 प्रसिद्ध शाखों, पराक्रम और बलिदान का साक्षी रहा है। पहला जो शाखा है वो 1303 में होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय, रानी पद्मिनी का इसमें जौहर होता है। अच्छा, राजा कौन थे? राजा रतन सिंह थे, ठीक है, जिन्हें रावल रतन सिंह कहा गया। रावल रतन सिंह इनके नेतृत्व में होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखो इस समय जो है यहाँ पे फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे कत्लेआम करवा दिया था बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। एक तो कत्लेआम यहाँ पे हुआ, बताते हैं कि 30-1 लोग उस समय मारे गए थे यहाँ, और एक कत्लेआम अकबर करवाता है 1567-68 में, वहां पे भी लगभग 30-40 हजार लोग मारे जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा साका होता है 1535 के अंदर। 1534 में बहादुर शाह जो गुजरात का शासक होता है वो आक्रमण करता है। यहाँ पे जो रानी होती है वो राणा सांगा की पत्नी कर्मावती होती है। रानी कौन होती है?
रानी कर्मावती होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, रानी कर्मावती, है ना, रानी कर्मावती होती है। तो यहाँ पे रानी कर्मावती अपने पुत्रों को, यानी कि राणा विक्रमादित्य और उदय सिंह, इनको बूंदी भेज देती है, क्योंकि ये हड्डी रानी होती है। हड्डी रानी मतलब वो है सैल कबर, या हड्डी रानी को नहीं हुई, हड्डा वंश की जो पुत्रियां थी जिन्होंने कहीं भी शादी की वो हड्डी रानी कहलाई है। तो ये मतलब हाडोती की थी, तो इनको ननियाल भेज देती है बचाने के लिए। और यहाँ पे बाघ सिंह जो है वो नेतृत्व करते हैं केसरिया का, ठीक है। केसरिया का नेतृत्व कौन करते हैं? बाघ सिंह, जो उस समय वीरगति को प्राप्त होते हैं। और जौहर का नेतृत्व करती है रानी कर्मावती, ठीक है। और इस तरह कर्मावती ने पहले हुमायूं से सहायता के लिए भी जो है अप्रोच किया था, उनको बोला था, लेकिन हुमायूं इतना दूरदर्शी नहीं था कि वो मदद कर सके, वो वैसे ही शेरशाह सूरी से उलझा हुआ था। तो फिर वहां पे ये दूसरा साका होता है, ठीक। तीसरा साका होता है 1567-68 की बात है, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर आ गया उस समय, और राणा विक्रमादित्य यहाँ थे, राणा उदय सिंह थे यहाँ शासक। कौन थे? राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह शासक बन चुके थे। तो सामंतों ने जो है वंश को जिंदा रखने के लिए, राणा की सुरक्षा के लिए इन्हें जंगलों में भेज दिया। पीछे जयमल और जो है अपने जयमल सिसोदिया और पत्ता, ठीक है, इन्होंने जो है जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, इन्होंने केसरिया का नेतृत्व किया, ठीक है। इस समय एक घटना यह भी आती है कि अकबर द्वारा एक किले की मरम्मत के समय, जयमल राठौड़ जब किले की मरम्मत कर रहे थे, तो अकबर द्वारा जो है संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई और वो लगी जयमल के पैर में। तो जयमल उस समय घायल हो गए थे, जिन्हें बाद में कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधों पे बिठा के युद्ध किया है। तो कल्लाजी को फिर 4 हाथ और 2 सिर वाले देवता के रूप में जाना जाता है। तो ये भी है। तो जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ने यहाँ पे जो है नेतृत्व किया है केसरिया का। तो ये ध्यान रखना है, फूल गवर जो इनकी पत्नी थी पत्ता राठौड़ की, इन्होंने यहाँ पे जौहर का नेतृत्व किया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई साहब। 3 शाखे हैं चित्तौड़गढ़ के, 3 शाखे चित्तौड़गढ़। पूरी डिटेल बता दी मैंने आप लोगों को, जो चीजें आरबीएससी में नहीं दे रखी है ना वो भी बताइए साहब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये चीजें पूछी जाती है, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट लो, देख लो। युद्ध के दृश्य भी बता दिया आपको, ये जौहर कुंड का दृश्य है, ठीक है। पूजा पाठ के बाद में जौहर कुंड में ये देख लो, यहाँ पे जो है मुगल सेना ने आक्रमण किया है, यहाँ सीढ़ियां लगा लगा के वगैरह कैसे चढ़ रहे हैं यहाँ से। और ये फिर ये केसरिया किया, केसरिया बाना धारण करके जितनों को मार सकते उतनों को मारेंगे, फिर वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। पूरा ही वर्णन शानदार तरीके से, बजाओ ताली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो चित्तौड़गढ़ किले की स्थापत्य के बारे में जानते हैं। संरचना कैसी है? सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, और दीवारें उन्नत और विशाल है। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे अंदर अपन एंटर करते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं तो जैसे जाएंगे तो घुमावदार ऐसे है। वो घुमावदार किस लिए बनाया जाता है? कोई भी सेना आए ना तो उसे जो है हर मोड़ पे उनसे जो है मतलब उन्हें रोका जा सके। और जो दरवाजे होते हैं वो घुमाव पे होते हैं, ताकि जब हाथी वाती जो जैसे दौड़ा के दरवाजा तोड़ने की कोशिश करे तो वो गति नहीं मिल पाती। बहुत जबरदस्त तरीके से दुर्ग बनाए जाते थे, इनके पीछे बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते थे। प्रवेश द्वार, किले में 7 अभेद्य प्रवेश द्वार है जिन्हें तोड़ा न जा सके, इसलिए प्रवेश द्वार बनाते हैं। मैंने बताया आप लोगों को, है ना। प्रवेश द्वार में आप लोगों को बताया ना, जॉर्डन अपने जो है ध्यान रखना, पाडन पॉल से लगा के राम पॉल तक, बीच में हनुमान पॉल, जॉर्डन पॉल वगैरह बहुत सारी 7 दरवाजे हैं टोटल। कितने हैं? 7 पॉले हैं इसके अंदर। फिर देखो किले तक पहुंचने का रास्ता लंबा टेढ़ा मला और सर्पिल सांप जैसा घुमावदार है। अंदर देखो तुलजा भवानी का मंदिर है, तुलजा माता का मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर और सोमदेव मंदिर। जो तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो बनवीर ने बनवाया था। ये किसने बनवाया? बनवीर ने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। महल अंदर बने हुए कौन कौन से? रानी पद्मिनी का महल है, गोरा बादल के महल है। गोरा बादल रतन सिंह के समय जो है सेनापति थे, रतन सिंह की सेना के सेनापति थे। भामाशाह की हवेली है अंदर, और श्रृंगार चवरी प्रासाद है, श्रृंगार चवरी महल है, श्रृंगार चवरी मंदिर भी बोलते हैं इसे। और ये क्या है, इसको बोलते हैं, तो ये श्रृंगार चवरी वाला ध्यान रखना, इसका निर्माण बेलका था, बेलका ने निर्माण करवाया श्रृंगार चवरी का, ठीक है, बेलका ने निर्माण। बेलका कौन? बेलका कुंभा का कोषाध्यक्ष था। कौन था? कुंभा का कोषाध्यक्ष। अरे पेन चलाओ रे, कॉपी रखा करो पास में, खाली सुनने से इतना समय याद नहीं रहेगा, बाद में फिर वापस क्लास देखनी पड़ेगी, गुरुजी के व्यूज बढ़ जाएंगे इस चक्कर में। ऐसा मत किया करो, ये अन्याय है हमारे साथ, इतने व्यूज मत बढ़ा दिया करो, ठीक है। पेन रखो पास में, कॉपी रखो पास में, जो एक्स्ट्रा जानकारी बताई उसे नोट करो। ये नहीं दे रखी है आरबीसी के अंदर आपको। श्रृंगार चवरी मंदिर के बारे में क्या लिखेंगे? बेलका द्वारा निर्मित है, कुंभा का कोषाध्यक्ष है।
और क्या बताया है आप लोगों को, ये बनवीर वाला तुलजा भवानी माता का मंदिर क्या ध्यान लिखोगे, बनवीर द्वारा निर्मित है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्या देख लीजिए, रानी पद्मिनी की महल, भामाशाह की हवेली, ये है। अच्छा, स्मारक कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ है इसके अंदर, और जैन कीर्ति स्तंभ है, ठीक है, विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ है। 122 फीट ऊंचा जो विजय स्तंभ है, इसके 9 मंजिला है ये, ठीक है। विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है इसे, बहुत सारी देवताओं के अंदर जो है मूर्तियां लगी हुई है इसके अंदर। राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको काम में लिया जाता है। विजय स्तंभ के बारे में और भी डिटेल मैंने बहुत सारी आप लोगों को बता रखी है, वन लाइनर पुस्तक में दी है आप लोगों को, आरबीएससी वस्तुनिष्ठ पुस्तक में दी है इसकी जानकारी, जितनी भी अपनी किताबें आई है। या अच्छा, क्या किताबों के पैसे लगते हैं गुरुजी, आपने पढ़ा है वो बता दो। तो अपने जो है चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास, चित्तौड़गढ़ किला और जीजीडी लिख के सर्च कर लेना, तो उसमें भी आप लोगों को पहले की कोई क्लास मिल जाएगी, उसके अंदर भी डिटेल बता रखी है और सारी व्यवस्था कर रखी है, पढ़ना चाहिए बस। अन्य स्थल देखिए, नवलखा भंडार है इसके अंदर, त्रिपोलिया दरवाजा है और चित्रांग मोरी तालाब बना हुआ है। क्या क्या है, नवलखा भंडार है, त्रिपोलिया दरवाजा और चित्रांग मोरी तालाब, ये भी इसके अंदर बने हुए हैं। बहुत सारी चीजें जो है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है भाई साहब, ले स्क्रीनशॉट आप। चले आगे बढ़े। ओके, अब आते हैं भाई चित्तौड़गढ़ डंगू पटलियों ने। अब आते हैं अपन कुंभलगढ़ किले पे। अब कुंभलगढ़ यहाँ पे देखो, कुंभलगढ़ में देखो ये दीवार कितनी बड़ी दिखती है कुंभलगढ़ की, है कुंभलगढ़ की दीवार कितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी है, 36 किलोमीटर बड़ी दीवार है। कितनी, 36 किलोमीटर। अरे हाइट भाई साहब इतनी है कि ऐसे अपन ऊपर देखते नहीं, इसको ऊपर कटारगढ़ तक यदि देखें तो अपने पगड़ी पहनी हुई नीचे गिर जाती है। अबुल फजल ने ये किताब में लिख दिया कि मैंने एक बार ऊपर से नीचे से ऊपर देखा, पगड़ी गिर गई। इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि कुंभलगढ़ को देखना है तो ऐसे देखना पड़ता है, ऐसे देखते हैं पगड़ी गिर जाती है। तो ये अबुल फजल का जो कोटेशन है, ये भी इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, संपत्ति ने करवाया है। पुनर्निर्माण फिर अपने कुंभा ने करवाया है। मंडन की देखरेख में निर्माण हुआ है। तो 3 निर्माण से संबंधित नाम याद रखने, बताओ कौन कौन से। एक तो संपत्ति, संपत्ति कौन था, मौर्य शासक था, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है आप लोगों को, राणा कुंभा, 1448 में शुरू किया, 58 में पूरा हो गया निर्माण। तीसरा ध्यान रखना है मंडन, जो शिल्पी था और उसकी देखरेख में ये दुर्ग बना है। ये गिरि दुर्ग है, ठीक है, ये गिरि दुर्ग है। और भाई साहब कुंभलगढ़ से संबंधित 2 बढ़िया प्रश्न जो पूछे गए वो मैं बताता हूं अभी, ठीक है। देखो पहले निर्माता, ये महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य प्राचीन रूप से बनवाया गया। अब देखो इनमें भी नहीं दियोड़ो, आरबीसी में नहीं दियो, संपत्ति करायो, ये देना चाहिए, है ना, देना चाहिए कि भी संपत्ति करायो, निर्माण बाद में कुंभा पुनर्निर्माण करायो। थे लिख दियो, क्या लिखो, नाम संप्रति, क्या लिखोगे, संपत्ति द्वारा निर्माण है। प्रकार कैसा है, गिरि दुर्ग है ये एक तरह का, और ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित है। यानी कुंभलगढ़ पड़ता है भाई राजसमंद में। कहां पड़ता है, कुंभलगढ़ राजसमंद में। मैंने देखा हुआ है ये भी किला, मैंने चित्तौड़गढ़ भी देखा है, कुंभलगढ़ भी देखा है, मेहरानगढ़ देखा है, जयगढ़ देखा है, ठीक है। काफी कुछ जो है जीके में जो चीजें पढ़ाई है वो देखी भी है। अब इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना, आरेट फॉल है इसके अंदर, क्या है, आरेट फॉल। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक ही प्रवेश द्वार है, एक ही प्रवेश द्वार। ये प्रश्न बना एक बार, बहुत कम जगह देखने को मिला। कुंभलगढ़ ऐसा कौन सा किला है जिसके अंदर सिर्फ एक प्रवेश द्वार है, आरेट फॉल है, इनमें एक ही प्रवेश द्वार है कुंभलगढ़। मुख्य प्रवेश द्वार एक ही है, ठीक है। गुप्त दरवाजे और हो सकते हैं, गुप्त सुरंगें और हो सकती है, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार एक ही है भाई साहब, ठीक है। ध्यान रखना, आरेट फॉल है इंगिमाई। और क्या क्या है इसके अंदर, नीलकंठ महादेव मंदिर है, ठीक है, एक जलाशय भी अंदर, विश्व की सबसे बड़ी प्राचीर है। और एक काम की चीज बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, जो इसके अंदर इसकी वास्तुकला से संबंधित है। देखो क्या होता है, महलों में कौन निवास करते हैं, राजा में निवास करते हैं। तो राजप्रासाद, क्या लिखोगे, राजप्रासाद। राजप्रासाद का मतलब क्या होता है, महल। महल जैसे कि कटारगढ़, कटारगढ़ इसी के अंदर है, कटारगढ़ इसी के अंदर है। तो जैसे कटारगढ़ है, महल है, वो सर्वाधिक ऊंचाई पर है इसके अंदर, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर। ये जो है सर्वाधिक ऊंचाई पे बने हुए हैं। अब इसके अंदर कुछ समतल भूमि भी है, ठीक है, समतल भूमि भी है। अब समतल भूमि को क्या काम में ले लेंगे, समतल भूमि होगी तो उसको जो है कृषि और इसके लिए काम में ले लेंगे, ठीक है, कृषि और
जनता के निवास के लिए, निवास स्थान, ठीक है, जनता के निवास वगैरह इसके लिए काम में ले लेंगे। अब जो है नीची निम्न भूमि है, निम्न भूमि है, और निम्न भूमि को क्या काम में लेंगे, निम्न भूमि यानी कि जहां पे कहीं भी बरसात हो रही है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, तो पानी जब नीचे आएगा तो वहां जलाशय वगैरह बना के पानी को इकट्ठा करने के काम में लेंगे। तो निम्न भूमि को जो है जल संग्रहण के लिए, किस लिए काम में लिया गया, जल संग्रहण के लिए। इस तरीके से इसको वास्तु इस तरीके से बनाया गया। ये शिल्पी मंडन की पूरी जो है कारीगरी थी। और प्रश्न भाई साहब एग्जामिनर बना दिया, ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके ऊंचाई पर महल और राजप्रसाद बने हुए हैं, समतल भूमि पे कृषि के योग्य काम में लिया गया और निचली भूमि को जलाशय बने हुए हैं। ये कुंभलगढ़ है, ऑप्शन में कुंभलगढ़। और ये ऐसी लैंग्वेज से सवाल है। अब छोरा भाई साहब ध्यान पटे कौन ढंगू, अरे नया प्रश्न कहां से आया, कहां से, अरे आयो कटू पट्टी बिमू आयो है, थे ध्यान तो दो रहे है, थे ध्यान ही कौन दा तो क्या हुई। तो ये चीजें ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक बढ़िया प्रश्न दे दिया। अब देखो इसके दुर्ग के मुख्य वास्तुकार कौन थे, शिल्पी मंडन थे, याद रह जाएगा ना, शिल्पी मंडन थे। अब इसका परकोटा यानी कि सुरक्षा दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जो अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। अच्छा, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इसे। कहते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ की ही है, तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये देखो विशाल प्राचीर है इसकी। अजय दुर्ग है, अटूट माना जाता है इसे अजय दुर्ग। अजय दुर्ग इसलिए है क्योंकि देखो हमले तो बहुत हुए इस पे, लेकिन जो है कोई जीत नहीं पाया। सिर्फ एक बार इसे जो है अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने 1578 में जीता था, सिर्फ एक बार, ठीक है। पेन चेंज करें, लिखा देखो इसे सिर्फ एक बार 1578 में शाहबाज खान ने जीता था। इसने भी 3 आक्रमण कंटिन्यू किए थे, है ना। इसने भी 3, 1577, 78 और 79, 3 आक्रमण कंटिन्यू किए, जिसमें से जो है एक बार जीता। अब कई जब टावर के गुरुजी ये लिखा वो दिख नहीं रहा, पाछो बोल दो, सिर्फ एक बार शाहबाज खान ने 1578 में जीता था, सिर्फ एक लाइन लिखी है। इतो तो वीडियो पॉज कर हाथों हाथ लिख सको, 3 सेकंड का टाइम लगता है इसे लिखने में, बस इससे ज्यादा समय नहीं लगता। परकोटा 36 किलोमीटर है। दीवार की चौड़ाई कितनी, इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं बिना टकराए आपस में, है ना। इतनी चौड़ी है दीवार की चौड़ाई, कितनी है, इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। तो कितनी बढ़िया तरीके से समझ आती चीजें हैं। मैं तो मतलब अजी, अरे भाई साहब मैं तो अजी है नहीं अपने आप ने कोसू के मेड पढ़ाने वाला क्यों नहीं था कि मन भाई ये चीजें समझ नहीं आई, माने ये चीजें जो है टाइम लाग दो। अब देखो ये बिल्कुल समझ आ जाती है। अच्छा, इसमें बुर्ज क्या होते हैं, कंगूरे क्या होते हैं, वो समझ आती है। ये बुर्ज दे रखा है, ये पूरा का पूरा ऐसा, ये किले के अंदर ऐसी आकृति दिखती है, बुर्ज होती है। इसके ऊपर ये जो बने हुए हैं ये कंगूरे हैं। बताइए इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है समझने का, सिर्फ एक पढ़ते हो इसके अंदर इतने बुर्ज है, इतने कंगूरे हैं। देख लिए बुर्ज ये है, सबसे ज्यादा बुर्ज तारागढ़ अजमेर के अंदर देखने को मिलेंगे, इमली फूटी वगैरह कई नाम है उनके, है ना। कर्नल टॉड ने इसकी तुलना जो है ये प्राचीर, इसकी जो इसकी प्राचीरें हैं, बुर्ज है, कंगूर है, इनके आधार पे एस्टर्सकन दुर्ग से की है, यूनान के एस्टर्सकन दुर्ग से कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना की है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, बढ़े आगे। ओके, देखिए अब देखो ऐतिहासिक महत्व, तो उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी किले के अंदर हुआ है, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। अच्छा, महाराणा प्रताप का जन्म वो भी इसी किले के अंदर हुआ है, 9 मई 1540। कटारगढ़ है, उसके अंदर एक बादल महल बना हुआ है, उसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, कुंभलगढ़ के अंदर ही हुआ है, ठीक है। कहां हुआ है, कुंभलगढ़। तो देखो महाराणा प्रताप का जन्म, अब ये जन्म कब हुआ है, तारीख याद रहनी चाहिए भाई, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ है इसी किले के अंदर। अच्छा, कहां हुआ, तो फिर ध्यान रखना बादल महल, कहां हुआ, बादल महल के अंदर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए प्रमुख जल स्रोत और मंदिर, इसके अंदर जाली बाव है, जाली रानी थी एक कुंभा की, उसके लिए बनाया। बावड़ो मतलब है बावड़ी, तो जाली बाव जो है इसके अंदर बना हुआ है, जाली बाव बावड़ी है। कुंभ स्वामी मंदिर है इसके अंदर, और मामादेव तालाब है, मामादेव तालाब है अंदर। तीनों जलाशय ध्यान रखना, निम्न भूमि पे क्या बताया, जलाशय बने हुए हैं। फिर देखो प्रमुख भवन जाली रानी का मालिया, मालियों किनके, कि तेरे खातिर बना दूं मैं महल और मालिया,
तो महल और माड़िया ऐसा ही है, महल थोड़े बड़े होते हैं, माड़िया थोड़े छोटे हुए। तो झाली रानी का माड़िया भी इसके अंदर बना हुआ है। छतरी, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है भाई साहब इसके अंदर। अब ये जो है ना छतरी, अब ये किसने बनाई बताओ देखें। तो इसका वास्तुकार था दपन पाना। क्या ध्यान रखोगे, दपन पाना ने बनाई है। ये 12 खंभीय छतरी है, ठीक है, 12 खंभिया छतरी है जो दपन पाना ने बनाई है। पृथ्वीराज उड़ना, ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़, उड़ना राजकुमार कहते थे जिसे, पूरी स्टोरी बता रखी है आप लोगों को, बहुत खतरनाक था भाई आदमी। तो उसकी छतरी बनी हुई है। कटारगढ़ है, इसके सबसे ऊपरी छोर पे राणा कुंभा का निजी निवास स्थान कटारगढ़ कहा जाता है। सब ऊंचाई माते है ना, ये सबसे ऊंचाई पे मुकुट के समान दिखता है ये, ठीक है। किले की ऊंचाई पर, इस किले की गगनचुंबी ऊंचाई के बारे में इतिहासकार अबुल फजल लिखते हैं, ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है, ठीक है। क्या क्या विशेषता है, गिरिदुर्ग के पहाड़ी किला कुंभा द्वारा निर्मित है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है, और संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का प्रमुख आश्रय स्थल रहा। संकट काल के अंदर प्रमुख आश्रय स्थल रहा है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने को, कुंभलगढ़ के बारे में सारी की सारी चीजें आ गई, कुंभलगढ़ के बारे में सारी चीजें आ गई, जो एक्स्ट्रा बताई है वो अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगलो किलो पड़ा रणथंभौर दुर्ग। अच्छा, मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछता हूं और उत्तर भी मैं ही बताऊंगा, ठीक है। वो ये है कि यदि एग्जाम में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिले, जो पुराने जीजीडीएन से उनको तो पता है, बाकी नए हैं उनको थोड़ा सा लगेगा कि ये प्रश्न देखने को मिले कि चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कौन सा किलो को कहा जाता है। ज्यादातर के दिमाग में आएगा कुंभलगढ़ को, जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो कहा जाता है रणथंभौर को। किसे कहा जाता है, रणथंभौर का जो किला है उसे कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव ने करवाया। एक अन्य मान्यता यह है कि ये जो है एक पहाड़ी है यहाँ पे, वो है रंत, और फिर जो है यहाँ पे पुर यानी महल बना दिया वो है, ठीक है। एक मान्यता है कि एक पहाड़ी है रण और एक पहाड़ी है थंब, इन पे ये किला बना दिया तो फिर हो गया रणथंभौर नाम इसका। बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं नामकरण से संबंधित। ऐतिहासिक महत्व की यहाँ पे राणा हम्मीरदेव चौहान के साहस का ये मुख्य गवाह रहा है। हम्मीरदेव सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म यानी कि आए हुए शरणार्थियों की रक्षा के लिए बलिदान हुए थे। हमीरदेव के बारे में तो कहा भी जाता है, सिंह गवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, और तिरिया तिल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार। यदि किसी को हट के लिए जाना जाता है तो या तो वो हमीर रहे हैं या चंद्रशेखर आजाद रहे हैं, जिन्हें अपनी हट के लिए जाना गया है। और हमीर हट और शरणागत की रक्षा, इसके लिए हमीरदेव चौहान जाने गए। अच्छा, मोहम्मद शाह एक व्यक्ति था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। नवीन मुसलमान जिन्हें कहा गया, मंगोल शासक थे। मोहम्मद शाह के हबरू इलचक वगैरह ये सारे शासक थे। मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी चिमना मराठन, उससे प्रेम कर बैठा। चिमना मराठन भी मोहम्मद शाह से प्रेम कर बैठी। दो प्रेमी मिलन होने लगा। अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया, अलाउद्दीन खिलजी के भाई साहब बेगम है वो मेरी। चिमना मराठन को लेकर मोहम्मद शाह भाग गया वहां से। भाग के कहा आया यहाँ पे हमीर के पास में, हमीर देव चौहान के पास, और कहा कि मैं आपके यहाँ पे शरण लेने आया हूँ, मुझे बताइए किससे बचाना है क्या अलाउद्दीन खिलजी, क्या करियो, क्या चिमना मराठन ले भाग गयो क्या बेगम अलाउद्दीन खिलजी की। अरे थारी तो ने क्या, चल कोई नहीं, अब आया है तो शरण तो दी जाएगी। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पैगाम भेजा, मेरी बेगम लेर भाग्यो है, राजा जी पाछो करो। राजा जी कह नहीं, शरण में आए हुए को वापस नहीं कर सकता, तो क्या युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करना मंजूर है, लेकिन इसने मेरे यहाँ शरण मांगी है, आश्रय मांगा है, वापस नहीं कर सकता। युद्ध हुआ, सारी चीजें हुई, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी विजित भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है रणमल रतिपाल नाम के दो गद्दार भी हुए हैं जिन्होंने गद्दारी की। बाद में रणमल रतिपाल और मोहम्मद शाह तीनों को पेश किया अलाउद्दीन खिलजी के सामने, और कहा, रणमल रतिपाल से पूछा कि तुम जो है भाई अपने राजा के नहीं हुए, तुमने गद्दारी की एक शासन के लिए, तो कल को तो तुम मेरे से भी गद्दारी करोगे, मरवाओ इनको, मारो। मार दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसको पूछा क्या भाई, किसको, मोहम्मद शाह को, कि यदि अलाउद्दीन खिलजी कहता है यदि मैं तुझे छोड़ दूं तो तू क्या करेगा। वो मोहम्मद शाह कहे, सबसे पहले तो मैं तुझे मारूंगा। अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, उसके बाद में हमीर देव के पुत्र को यहाँ का शासक बनाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी, भाई साहब ऐसी वफादारी मेरे साथ वास्तव में कोई करने वाला मिला नहीं, ऐसी वफादारी होनी चाहिए। कि ऐसा क्यों,
कि ऐसा इसलिए कि उन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपने पूरे जो है देख लो युद्ध कर लिया, जौहर कर लिया, साका कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे लिए लड़े। ऐसा राजा नहीं मिल सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी का बात तो सही है, लेकिन अब तुझे मनना पड़ेगा, क्योंकि दूध मेरा तो हो ही नहीं सकता। फिर उसको भी मरवा दिया था, ठीक है, हाथियों से कुचलवा दिया था। तो ये स्टोरी रही थी। स्थापत्य की विशेषता देखिए, इस दुर्ग में गिरि दुर्ग, ये पहाड़ी किला है और वन दुर्ग भी है, जंगलों से घिरा हुआ भी है, तो ये दोनों विशेषताएं देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर जो है 9 लखा दरवाजा, ये थोड़ी सी मिस प्रिंट है, 9 लखा दरवाजा है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? 9 लखा दरवाजा है, पद्म तालाब है, जोगी महल है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, ठीक है, और जोरा भोरा महल है। जोरा भोरा महल भी इसके अंदर बने हुए हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखनी। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है इसके अंदर। और क्या ध्यान रखोगे? पीर सदरुद्दीन की दरगाह, हालांकि अगली स्लाइड में आ रहा है, फिर भी जो है यहाँ पे बता देता हूं। दरगाह ये भी इसके अंदर बनी हुई है। न्याय की छतरी बनी हुई है इसके अंदर। हम्मीर के पिताजी थे जय सिंह, उनकी याद में जो है न्याय की छतरी बना रखी है, वो भी है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। देखो भाई साहब आगे, अबुल फजल बहुत प्रभावित हुआ इसको। अब अबुल फजल ने देखा सुदृढ़ इसकी प्राकृतिक नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था देखी, क्या लगता ही नहीं कि यहाँ किला मतलब इस तरीके से बना हुआ है, चारों तरफ जंगल है, इतना जबरदस्त तरीके से बना है कि बाकी सारे दुर्ग तो ऐसे लगते हैं कि नंगे खड़े हैं, और ये लगता है कि जैसे बख्तरबंद है, कपड़े पहन के खड़ा है इस तरीके से, क्योंकि पास जंगल में बना हुआ है ना, वन दुर्ग है। फिर वापस गिरि दुर्ग भी है, पहाड़ी, पता ही नहीं चलता कि ये दुर्ग है या नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि ये बख्तरबंद दुर्ग है, तो इसलिए इसने कहा, यहाँ पे कहा है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है। पूरा कोटेशन था कि बाकी सारे दुर्ग नग्न लगते हैं, लेकिन ये बख्तरबंद लगता है। इस दुर्ग परिसर में क्या क्या देखने लायक है? तो एक हमीर महल बना हुआ है इसके अंदर, रानी महल है इसके अंदर, हमीर की कचहरी है, ठीक है, यहाँ पे बैठ के न्याय करता था। एक सुपारी महल है इसके अंदर, ठीक है। एक 32 खंभों की छतरी है भाई साहब, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी। यहाँ पे भी बैठ के जो है वो न्याय किया जाता, यहाँ पे सुनवाई होती थी और न्याय किया जाता था। ये अपने पिता की याद में बनाई, ठीक है। एक जोगी महल बना हुआ है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है यहाँ पे, और गणेश मंदिर है। कौन सा? स्पेशली ध्यान रखना, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र कट्टा गया रे भाई, गणेश मंदिर, ये सारी चीजें। और एक लिख लो, जोरा भोरा, जोरा भोरा महल, ये सारी चीजें बनी हुई है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। ले स्क्रीनशॉट। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, सिवाना रो दुर्ग, सिवाना किला, अणखड़ो किलो कहता है, कहीं कहता हूं अणखड़ो किलो, ठीक है, अणखड़ो किलो। देखो ये कहां है? ये बालोतरा के अंदर है। अब अकॉर्डिंग टू आरबीएससी ये बाड़मेर दे रखा है, वर्तमान स्थिति में यहां पे क्लियर कर देता हूं आप लोगों के, ये है अब बालोतरा के अंदर। सिवाना कहां पड़ता है? अब बालोतरा के अंदर पड़ता है, ठीक है। अब ये यहां पे भी क्या कर लेंगे अपन, यहां पे भी कर लेंगे बालोतरा, ठीक है, बालोतरा के अंदर पड़ता है, ठीक। तो ये जो है इसके अन्य नाम के अंदर क्या ध्यान रखना है, इसी कहा जाता है अणखड़ो सिवाणो, अणखड़ो किलो भी कहते हैं। एक और जो इसमें नहीं दे रखा, इसे कहा जाता है कुमथाना दुर्ग। क्या कहते हैं इसे? कुमथाना दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि कुमट बहुत ज्यादा है इसके आसपास, कुमट का पौधा बहुत ज्यादा है, इसे कहा जाता है कुमथाना दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, इसका निर्माण 954 ईस्वी में वीर नारायण ने करवाया था, वीर नारायण परमार ने करवाया इसका निर्माण। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, ठीक है, वीर नारायण परमार ने। ये गिरि दुर्ग है, ये किसकी श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में। ये खड़ी चट्टान पे बना हुआ है, सीधी खड़ी चट्टान पे, इसको डायरेक्ट जितना मुश्किल था। तो इसके ऊपर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो सामने मिट्टी का एक ढेर बना हुआ है पासविक, वहां से जो सेम समान हाइट का ढेर बना हुआ है, वहां से हमला कर करके फिर जो है यहाँ पे हमले किए हैं। अब देखो खिलजी का आक्रमण हुआ है यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालोर के राजा कान्हड़ देव के भतीजे शीतल देव के आधिपत्य में था। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, शीतल देव के आधिपत्य में था। यहाँ पे कमालुद्दीन गुर्क को भेजा था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग आक्रमण किया, जिसमें शीतल देव वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब ये यहाँ पे आपके आरबीसी में 1310 दे रखा है, एक्चुअली आक्रमण ये हो गया था 1308 के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि यहाँ पे भाई साहब आरबीएससी को पढ़ने के लिए भी टीचर की जरूरत होती है, क्यों 1310 में तो जालोर पे आक्रमण कर लिया, 1310 में तो जालोर पे आक्रमण कर लिया। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे, सिवाना किले पे 1308 में आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1308 के अंदर। शीतल देव वीर गति को प्राप्त होते हैं और दुर्ग पे खिलजी का अधिकार हो जाता है,
ठीक है। यहाँ पे एक बावले पवार नाम का व्यक्ति था जिसने गद्दारी की थी। यहाँ के जो जल कुंड वगैरह था उसके अंदर मांस मिला दिया था, गौ मांस मिला दिया था। तो सबने, जो जितने भी अंदर योद्धा थे, उन्होंने वो पानी पीने से इनकार कर दिया, दरवाजे दूर के खोले गए और भीषण युद्ध हुआ था। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। देखो, इसे कहा जाता है मारवाड़ की शरण स्थली। यह दुर्ग संकट काल में मारवाड़ यानी जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा है। राव मालदेव से संबंधित देखिए, गिरी सुमेल के युद्ध के बाद जब शेरशाह की सेना ने इनका पीछा किया, तब इन्होंने सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। इसने मालदेव ने कहा आश्रय लिया? सिवाना दुर्ग। चंद्रसेन की तो शक्ति का केंद्र रहा है, चंद्रसेन तो बहुत ज्यादा समय रुके यहाँ। और चंद्रसेन देखो, इन्होंने सिवाना दुर्ग को अपना केंद्र बनाया था, मुगलों के विरुद्ध संघर्ष यहीं से जारी रखा था इन्होंने, यहीं से संघर्ष जारी रखा था सिवाना के बारे में। तो ध्यान रखना है, ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। शरण स्थली रहा है मारवाड़ के शासकों की, ठीक है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना। पाछो अटक गए नहीं। और बाड़मेर की जगह इन क्या कर दो थे? बालोतरा। इसको क्या कर दोगे? बालोतरा कर दोगे, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि अपनी क्लास रहती है 30 से 40 मिनट की। अब आगे है और तारागढ़ बूंदी का किला है और भी चीजें अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है आज की इस क्लास को यहीं पे करेंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड सही रहता है इतना, और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई। यही चीजें आरबीएससी की ये किताब जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है, ये होनी चाहिए आपके पास। तकरीबन 20,000 विद्यार्थी इसे अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, और इतनी जबरदस्त इसके अंदर मेहनत की गई है कि कुछ भी इसमें से छूटा नहीं है। इसका विमोचन का वीडियो देख लेना, एक एक चीज बता रखी है, क्या है क्या नहीं है, कैसे मिलेगी, क्या सारे सवालों के जवाब पूरी तरीके से रंगीन है। आरबीएससी के अलावा, आरबीएससी यदि 100% है तो समझ लो इसके अंदर 150%, 150% मैटर दिया गया। प्रश्न कैसे बनेंगे समझ में नहीं आता, इससे पता चल जाएगा। प्रश्न यदि आरबीएससी से बाहर जा रहा है, कहां से कवर होगा? इससे कवर होगा, क्योंकि व्याख्या में जान डाली गई है भाई साहब। हर चीज के नवीनतम अपडेट के साथ में ये किताब है, नए 41 जिलों के अनुसार है। ये आपकी टेबल पे होनी चाहिए। जितने एग्जाम हो रहे, हो गए हैं और हो रहे हैं और होने वाले हैं, सभी के अंदर इसका परचम तो लहराता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। ये आपकी पाठ्य सामग्री के अंदर शामिल होनी बहुत जरूरी, अनिवार्य है। ये एक आप लोगों का वो अस्त्र है जो पेपर के अंदर आने वाले कठिन और यूनिक प्रश्नों को वहीं पे ढेर कर देगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पाठ्य सामग्री में शामिल होनी चाहिए। आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।